शौरी जी, मैं आपसे इस बात को पहले समझना चाहूंगी यहाँ पर कि वर्तमान में चुनाव तो हमने देखे काफी अच्छे रहे, कई जगहों पर समीकरण बिगड़े भी, लेकिन यहाँ पे अब जो अध्यक्षों की बात हो रही है, सदस्यों की बात हो रही है, ये कितना जरूरी हो जाता है दोनों ही पार्टियों के लिए? क्योंकि देखिए अभी विधानसभा के लिए तैयारियां लगातार जारी है और ऐसे में सदस्यों की मुलाकात लगातार यहाँ पर बड़े नेताओं से हो रही है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के हों। कई जगहों पर जो यही बात सामने आ रही है, कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि हमें डर है भैया कि यहाँ पर कहीं फिर से खरीद फरोख्त ना हो जाए। देखिए अनन्या जी, जनपद अध्यक्ष जो होता है ना, वो जितने एरिया का विधायक, एक एमएलए जितने एरिया को कंट्रोल करता है, जितने एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उतने ही एरिया को जनपद अध्यक्ष कंट्रोल करता है जी। लेकिन विधायक के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जनपद अध्यक्ष के पास डायरेक्ट जुड़ाव होता है जनता से, डायरेक्ट हर पंचायतों से, हर सारे के सारे जनपद पंचायत के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं, उन पंचायतों में जितने भी गांव हैं, उनसे उनका डायरेक्ट जुड़ाव होता है जनपद अध्यक्ष का। तो कहीं ना कहीं आपने कई बार देखा होगा कि अगर जनपद अध्यक्ष किसी एक पार्टी का है और वहां उसी एरिया का विधायक जो है दूसरी पार्टी का है, तो भयंकर क्लैश होते हैं उनमें। उसका एक कारण है कि विधायक सोचता है कि मैं विधानसभा को चुनाव जीत के आया हूँ और ये जनपद की छोटी सी एक सीट से जीत के अध्यक्ष बना है, क्योंकि उन लोगों ने, और वो उसको कम आंकते हैं। लेकिन जनपद अध्यक्ष जो है उसके पास फंड्स की बात करें तो ज्यादा होते हैं, उसके पास उसकी अप्रोच की बात करें ज्यादा होते हैं, उसके पास अगर लोगों में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनसे उसका ज्यादा संपर्क रहता है। हर पंचायत में एक ग्राम जो रोजगार जो होता है, इंचार्ज होता है, सचिव होता है, उन सबसे भी उनका डायरेक्ट संपर्क रहता है। तो इस कारण से जो अगर इसको हम 2023 का सेमीफाइनल मानते हैं, तो जनपद अध्यक्ष जितने ज्यादा से ज्यादा जिस पार्टी के बनेंगे उसका असर सीधे सीधे वोटिंग पे पड़ेगा 2023 के चुनाव में। ये तो एक बात है जिस कारण से सारी की सारी मशक्कत हो रही है। अब रही बात उप सरपंच की, तो उप सरपंच कहने को कोई छोटी सी चीज है, उससे उसकी वैल्यू नहीं लगती, लेकिन उप सरपंच की न्यूसेंस वैल्यू बहुत बड़ी है। उप सरपंच अगर न्यूसेंस पे उतर आए तो सरपंच कोई काम ही नहीं कर सकता, हर चीज में टांग अड़ा सकता है। उसके पास पंचायती राज अधिनियम का जो प्रदत्त शक्तियां हैं वो इतनी है उप सरपंच के पास कि वो कम से कम अपना, जैसा चाइना वीटो पावर लगा के दे अपने भारत की स्थायी सदस्यता को हर बार रोक देता है, वैसा काम उप सरपंच चाहे अगर थोड़ा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, नियम जानता हो, तो वो सरपंच को एक कदम भी ना चलने दे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ वहीं पे है जहाँ पे प्रतिनिधि बराबरी की संख्या में, लगभग बराबरी की संख्या में चुन के आए हैं। जहाँ बहुत ज्यादा अंतर है वहाँ कोई समस्या नहीं है, वहाँ कोई चिंता की बात ही नहीं है। वहाँ भी अगर कोई पार्टी अपने लोगों को बाहर ले गई है तो उनकी गलती है बहुत बड़ी, क्योंकि जरूरत ही नहीं है जब आपके इतने लोग हैं और फिर आप क्यों जा रहे हो। लेकिन चौथी बात ये है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उसमें जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, जिस तरह से मुर्मू जी को जीतने में, उसमें कांग्रेस और विपक्षी दलों की उन्होंने काफी हद तक, काफी उनको एक अलार्म रेज हो गया, अलार्म बज गया है उनके पास कि हमको इस चीज का ध्यान रखना है ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक। तो ये अनन्या जी, ये सब कारण जो है इतने इंपॉर्टेंट है जिस कारण से सारी की सारी गहमा-गहमी हो रही है। बिल्कुल। हिमानी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा इन चुनावों में, और कह सकते हैं कि एक उम्मीद यहाँ पर जो है अब कांग्रेस के यहाँ पर जो समर्थक थे उन्हें भी हो गई है कि हाँ, आगे 2023 में जो है एक अच्छा प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं, और इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बात आप कर रहे हैं बार बार कि यहाँ पे खरीद फरोख्त का डर है, हमें पहले का इतिहास हम दोहराना नहीं चाहते हैं, इस तरह के कई बयान हमने सुने हैं बीच में, तो यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आपके नेताओं पे, आपको या फिर आपके समर्थकों पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता आपको कि यहाँ पे चले जाएंगे? देखिए क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी नीति है साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना। उसके लिए ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके अनावश्यक रूप से बुलडोजर चलाने की धमकी देते हैं, सब करते हैं, और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति प्रेशर में आ जाए। तो अगर सत्ता पक्ष जिनके पास सत्ता है और जो अपने आप को इतने बड़ी पार्टी और ये सब करने का दावा भर रहे हैं, तो अगर वो लोग अपने लोगों को छुपा के रख रहे हैं तो सावधानी बरतने में क्या बुराई है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना गीता जी कि आपके पार्टी के अंदर ही आपके आपस में नेताओं की नहीं बनती है। तो ये पहली बात तो निराधार बात थी। रही बात इसकी कि अगर विषय से हटकर बात करनी है और एक दूसरे पे अनर्गल आरोप, राहुल जी के विदेश जाने को लेकर जिस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, तो फिर उस पुल की भी बात कर लेते हैं जो कल ढह गया। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी बात कर लेते हैं जो 5 दिन के अंदर धंस गया। फिर उसकी भी बात कर लेते हैं कि आप लोग, सही बात है कि सब
काम पे विश्वास करते हैं। लगातार काम होते रहे, जनता का पैसा खींचते रहे, चूसते रहे और लगातार काम करते रहे, अपने लोगों को, अपने ठेकेदारों को, अपनी मंत्रियों की जेब भरते रहे। इस तरह के काम लगातार आप करते रहना चाहते हैं और उसी का परिणाम आपको पंचायत चुनाव में दिखाई दिया कि कई कई गांव ऐसे हैं, बहुत सारे गांव, मैंने खुद भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, तो मैं अपने परिवार के सदस्य के प्रचार में मैं गई तो मैंने ये देखा वहां पे कि कई कई गांव ऐसे हैं जहां बरसात के समय तो संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो वह अस्पताल नहीं जा सकता। बुंदेलखंड के कुछ गांव इस तरह के हैं जिनमें एम्बुलेंस क्या, मोटरसाइकिल जाने की सुविधा नहीं होती। आपको किसी भी तरीके से अगर रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो जाए तो अपने लिए, अगर टॉपिक से हटके ही बात करनी है तो बहुत सारी बातें आरोप प्रत्यारोप के रूप में की जा सकती है, लेकिन यहाँ बात ये आ रही है कि जनाधार ना होने के बावजूद मध्य प्रदेश में अब इनकी सरकार है, अब महाराष्ट्र में इनकी सरकार है और हर जगह जहाँ पर इनको ये नहीं मिलता वहाँ साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। तो सावधानी बरतने में क्या बुराई है? चलिए ठीक है, कीर्ति जी सावधानी बरतने की बात यहाँ पर कर रही हैं, हिमानी जी साथ ही कह रही हैं कि आप तो टॉपिक से भटक कर बात कर रहे हैं। पूर्वक उत्तर सुनिएगा, क्योंकि आपने नाम लिया, प्रश्न भी पूछा, फिर उत्तर आपने खुद ही ने दे दिया। देखिए, एक तो झूठ की राजनीति हिमानी जी कब तक के चलेगी? मैं दोबारा बार बार तीसरी बार यही बात दोहरा रहा हूँ और आपके राहुल गांधी जी पे भी आऊंगा, पुल पे भी आऊंगा, क्योंकि आपके जितने प्रश्न थे उसका उत्तर देना जनता देख रही है, बहुत आवश्यक है मुझे लगता है। पहली बात, राहुल गांधी जी तक के इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो कांग्रेस की सोच है वो राहुल गांधी जी की तरह हो गई कि आलू निकाल रहे हैं सोने से और सोना निकाल रहे हैं आलू से। तो यही सोच वो आप बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि मेरे यहाँ पर ये था, तो जनता के परिणाम में तो हमने देख लिया, जो अभी जनता का जो मत था उसमें तो हम विजयी होके आए। 85-90% तक की हमारी सीट से आए। आप ग्वालियर की बात कर लीजिए मैडम, आप ग्वालियर की भी बात भी करेंगे तो वहां पर आपके जनपद अध्यक्ष और ये सरपंच कितने बने? 85% से 90% तो हमारे यहाँ है। आप रीवा की बात कर लीजिए, आप खड़े कहाँ हैं? आपके राहुल गांधी जी को छोड़ते हैं हम, आपके राहुल भैया को याद कर लेते हैं तो रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी वाला बेल्ट देखते हैं ना, उन्होंने तो विरोध किया और आप पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। चलिए ठीक है साहब, विरोध करें, आप लोगों का अंदरूनी मसला है। लेकिन एक और बात फिर मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ हिमानी जी, आपके यहाँ पर कमलनाथ जी भी बोलते हैं, दूसरे नेता भी, आपके अन्य नेता भी बोलते हैं सब मुख्यमंत्री बनेंगे। हम कहाँ से बनेंगे? विधायक तो है नहीं आपके पास में। और आपके ऐसे ऐसे लोगों को आप अलग हट के बात करने लगे आप। मैं बिल्कुल करूंगा। आपने सवाल किया था, आपने अभी पुल की बात भी करी थी, उस पर भी आऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? आपको करारी सुननी चाहिए। अरे पुल पे भी जाऊंगा, ये आपके राहुल गांधी जी की मम्मी पे भी जाऊंगा। आप ही ने सवाल किया, एक बार पुल के बारे में बात करें। मैं फिरोज के पोते पे भी जाऊंगा, आप चिंता नहीं करिए। मैं उत्तर इसलिए दूंगा क्योंकि राहुल गांधी जी फिरोज के पोते ही तो हैं। अब आप इसलिए संयम से सुनिए, फिर आप अगर करारी नहीं सुनना चाहते तो। फिर आपने पुल की बात करी थी मैडम, कल का जो आप परसों की जो बात कर रही हैं, रात में मंडीदीप और भोपाल की आप बात कर रही हैं, वहां एक पुल नहीं ढहा है। आपकी जानकारी के माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी कितनी है जनता देख रही है। कोई पुल नहीं ढहा है। साइड का जो एक पोर्शन रहता है वो गिर गया था, जो क्षतिग्रस्त हुआ, और वो जो डबल रोड थी उसको बंद करके सिंगल रोड कर दिया गया। अब इसमें देखिए, हमारी सरकार में ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। जैसा कि मैं बता रहा था क्यों हम चुन के आते हैं, वो भी समझिएगा। इससे तुरंत सबसे पहले तो जो ठेकेदार था उसको जो था ब्लैकलिस्ट किया गया, जो अधिकारी थे वहां पर उनको निलंबित किया गया और 5 साल के लिए, आपके जैसा नहीं होता कि खरीद फरोख्त की सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार, यहाँ पर 5 साल के लिए उसको मेंटेनेंस उसी को करना पड़ेगा ठेकेदार को। वो उसके लिए तो पाबंद है ही वो, जिसके कारण बारिश में रिपेयर नहीं हो सकता था। 25,000 जो रेत की बोरियां वहां पहुंच चुकी हैं। जाके आपका कोई प्रतिनिधि देख सकता है, क्योंकि आप लोग तो गाड़ी से उतरते नहीं है, और आप अगर स्वयं चली जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसको 5 साल के लिए, यही नहीं आगे के लिए भी सीख मिले तो हमारे कड़े कदम पहुंच ही गए वहां पर, कड़े कदम हमने दिखाई ही दिए। आगे भी परिस्थिति ना निर्माण हो इसके लिए हमने सरकारी शासन में हमारा होल्ड कितना है और हम किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं ये भी हमने दिखाया। आप बताइए आपने कितनी कार्रवाइयां करी थी? क्योंकि अपने कर्नाटका के राजेश कुमार जी एक आपके नेता है कांग्रेस पार्टी के, जो कि कहते हैं कि राजीव गांधी के समय, नेहरू के समय और जो इंदिरा जी के समय जो पैसा हमने छुपाया था, जो कमाया था, आज उसको छुपाने की नौबत आ गई है, आज उसको बचाने की नौबत आ गई है। आप ही के नेता बोल रहे हैं, मैं राजेश कुमार जी का नाम लेकर बोल रहा हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं? क्या उनका ये बयान नहीं आया? ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया था, क्यों चुप हो जाते हैं? कब तक गीत दीजिए हिमानी जी। देखिए, ऐसी तो बहस बहुत लंबी चल जाएगी। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर अध्यक्ष किसके आने वाले हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ हिमानी जी, घबरा क्यों रही है? कांग्रेस पार्टी तो गायब होने वाली दिखेगी नहीं आपको, ये देश में ढूंढने से नहीं मिलेंगे, क्योंकि डूबते हुए जहाज की सवारी करेगा कौन? और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो जनता निर्णय दे रही है। अब तो स्वीकार कर लीजिए हिमानी जी, आपके कमलनाथ जी अगर गाड़ी से उतर जाते तो देखिए, एक और बात समझिए आप, वो साधन संपन्न नेता
हेलीकॉप्टर भी है, उनके पास प्लेन भी है साहब, वहाँ जाके वोट दे आते। उन्होंने तो जैसा बोला था कि मैं चुनाव को सीरियसली नहीं लेता, कर दिखाया उन्होंने। तो आपको सबक लेना चाहिए। ये सभी जी मैं आपको बताना चाहूंगी, समय का अभाव है। इस चर्चा को समझ लेते हैं। हमारे राजेश जौहरी जुड़े हुए हैं। राजेश जौहरी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी यहाँ पे कि अध्यक्षों की हम बात कर रहे थे, पूरा चुनाव जो है काफी अच्छा रहा, लेकिन अध्यक्षों के साथ साथ जो है, अब यहाँ पे आपसे एक बात समझना चाहूंगी कि अध्यक्ष एक पार्टी को कितना मजबूत बनाते हैं, साथ ही अध्यक्ष का पावर, जो आप बात कर रहे थे पहले, अध्यक्ष के पावर से यहाँ पर 2023 में कितनी गति मिलेगी प्रचार में, साथ ही यहाँ पे ग्राउंड रूट को मजबूत करने में दोनों ही पार्टियों को? देखिए, जनपद अध्यक्ष जहाँ पे भी रहेगा, उस विधानसभा सीट के लिए वो अभी उसको मालूम है चुनाव के लिए पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, तो वो अपनी पार्टी, जिस पार्टी का भी होगा, उस पार्टी को मजबूत करने के लिए सारे काम करेगा। वो क्या करेगा? अच्छा, आपको बताएं, डिले करना तो हो सकता है ना, जनपद अध्यक्ष और जनपद का सीईओ मिलके, अगर, हालांकि अपन को ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो दोनों सोच लें, तो अगर रूलिंग पार्टी की कोई चीज होनी होगी और रूलिंग पार्टी का ध्यान सही नहीं गया, उनके जो वहाँ के जो लोग होंगे वो सही रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, तो वो काम को डिले कर देंगे, तो वो सरकार के खिलाफ जाएगा। और जहाँ पर उनको लगेगा कि हमारे लोग हैं, ये वाला बेल्ट जो है, ये 5 गांव मेरे हैं, जो या मेरी पार्टी के हैं, और उस पार्टी के लोगों की अगर वो मदद करेगा तो 2023 के लिए अपना वोट बेस मजबूत करेगा। लेकिन एक बात हिमानी जी ने अभी जो कही जी, ये जो मतलब ये किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, अपना ये एक निष्पक्ष बात है कि जो हम ऐसा कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग होती है और डराया धमकाया जाता है, तो आप ये मान के चलिए, जिसका दामन पाक साफ होगा ना, वो निगोड़ नहीं डरता किसी से। जिसने सिर्फ खादी का कुर्ता पजामा पहना हो और जिसके पास एक झोला हो, जिसको ये चिंता नहीं हो कि मेरे पास मतलब जिसके पास कुछ हो ही नहीं तो उसका क्या बिगाड़ लेगा। आप सूचना के अधिकार का एक बहुत बड़ी एक वो है, एक बड़े अखबार में सूचना आयुक्त ने लिखा कि आरटीआई का कानून लोगों की ब्लैकमेलिंग के लिए। उस पे बहुत सारे अधिकारियों ने एक ही बात कही कि जो ईमानदार अधिकारी वो तो ब्लैकमेल नहीं हो रहा है, वो तो आगे बढ़ के जानकारी दे रहा है। जो बेईमान है वो डर रहे हैं उस आरटीआई के कानून से। वही चीज यहाँ भी अप्लाई होती है कि अगर कोई नेता पाक साफ है तो वो क्यों डरेगा? वो तो कहेगा मेरी एक बार नहीं 100 बार जांच कर लो, मेरे पास जो है मेरी आईटी रिटर्न से और जितनी मेरे पास प्रॉपर्टी है उसकी जांच कर लो। कोई मेरे पास अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैंने किसी और के नाम पे बेनामी संपत्ति है, उसकी जांच कर लो। वो नहीं डरेगा सिर्फ वही आदमी जिसने कहीं अवैध अतिक्रमण कर रखा है, कोई नाले की जमीन पे मकान बना रखा है, तो उसको डर लगता है। और अपने देश में ऐसा लगता है कि अब वो एरा खत्म हो गई, अब ये स्थितियां बनेंगी, लोग डरने लगेंगे। ये बुलडोजर की जो भी कुछ हुआ है, कौन सी पार्टी कर रही है, क्या कर रही है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब लोग अवैध अतिक्रमण करने में डरेंगे। ये इसका एक सकारात्मक पहलू है। वो ना कांग्रेस के पक्ष में जाता है ना बीजेपी के पक्ष में जाता है, पर जनता के पक्ष में जाता है। और कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ जो है, जो रूल ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसके पक्ष में जाता है। और ये बात पक्की है कि जो जनपद अध्यक्ष होगा या जो उप सरपंच भी होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा और वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए, जो रिस्पेक्टिव पार्टी है, उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल। चलिए, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हिमानी जी, गीत जी और राजेश जौहरी जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस पैनल पर बने रहने के लिए। इसमें देखिए, बाकी सारी बातें तो ठीक है, जो है सो है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उन सदस्यों के तो मजे हो गए जिन्होंने चुनाव जीत गए। उनको जो जीवन में उन लोगों ने जो शौक नहीं करे होंगे वो सब उनके हो रहे हैं अच्छे से। खूब घूम फिर रहे हैं, खूब तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, पर्यटन भी कर रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में रुके हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक बात ये है कि अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वाले ही अपने लोगों को बचाने में लगे हैं, बीजेपी के लोग भी, जो बीजेपी समर्थित लोग हैं और कांग्रेस समर्थित दोनों लोग जो है कहीं कहीं हैं, बाहर गए हुए हैं। कोई किसी की संख्या ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन ये है कि दिस फैक्टर हैज अफेक्टेड बोथ द पार्टीज। अब आप एक चीज देखिए, हमारे देश में एक कानून है कि 18 साल से ऊपर की लड़की और 21 साल से ऊपर का लड़का जो है, दोनों बालिग होते हैं और वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपना, भले ही शादी वादी तो डिफरेंट चीजें, लेकिन बहुत सारी लिव इन और ये सब चीजें कर सकते हैं, तो रह सकते हैं। तो ऐसे में जो एक जिम्मेदार लोग, जो लोकतंत्र के जीते हुए लोग हैं, उन पर अगर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में
एक निगेटिविटी आती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं बिना उस जगह का नाम लिए। क्या हुआ था कि पहले ये जनपद अध्यक्ष और उप सरपंच वाले जो चुनाव हैं ये पहले होने थे, लेकिन फिर क्या हुआ, किसी कारण से टल गए। तो ये काफी समय से वो लोग बाहर हैं, तो उनके मोबाइल भी उनके पास नहीं है, घर वाले उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दे आर फेसिंग ह्यूमिलिएशन। उनको बड़ा खराब लग रहा है, उनको लग रहा है कि हमने चुनाव जीत कर कोई गलती कर दी क्या। और ऐसा सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी के भी दोनों पार्टियों के जो लोग हैं उनके साथ ऐसा हुआ है। तीसरी बात ये है कि जब यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती सरकार की लगती है कि जब मेयर के चुनाव डायरेक्ट मेयर चुन रहे थे हम, तो डायरेक्ट जनपद अध्यक्ष, डायरेक्ट जिलाध्यक्ष और डायरेक्ट नगर पंचायत अध्यक्ष हम क्यों नहीं कर पाए। इसी तरीके से नगर पालिका और नगर परिषद में भी कर देते। तो ये जो आज आरोप लग रहे हैं, जो खरीद फरोख्त की बात हो रही है, जो ऐसा लग रहा है कि ये गड़बड़ हो जाएगी, तो ये गड़बड़ का कोई चांस नहीं बचता, कोई उसका स्थान नहीं बचता। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये नीतिगत ये फैसला गलत है ये वाला। जी हिमानी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर गीत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सब बिकाऊ ही बैठे हैं यहाँ पे। बिकाऊ बैठे हैं तो फिर बीजेपी ने अपने लोगों को क्यों छुपा दिया है। और जहां तक बात आती है बिकाऊ की, तो ये लोग किस तरह से परिवार को प्रताड़ित करके, अगर कोई पैसे से वो नहीं होता है, कई विधायकों ने और कई उन्होंने खुल के आरोप लगाए कि हमें पैसे का ऑफर दिया गया था, और उसके बाद फिर उनके ऊपर मनगढ़ंत कार्रवाई करवा के, छापे डलवा के और इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। तो बाय हुक साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। और सवाल अभी भाई साहब ने बोला कि दोनों ही पार्टियों के लोग अपने उससे छुपाए हुए हैं, और एक बीजेपी के जो प्रवक्ता भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सी हार की बात कर रहे हैं। अपनी हार के बारे में इस तरह से खुल के बोलना बीजेपी की संस्कृति नहीं है। कौन से पंचायत चुनाव में अपनी हार को इस तरह से ढिंडोरे पीट पीट के बजाना शोभा नहीं देता। आप हार गए, अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि इस 2018 से लेकर अभी तक भी मध्य प्रदेश की जनता का समर्थन आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ये खरीद फरोख्त विधायक स्तर से लेके और उप सरपंच स्तर तक चली रही है, पर आपने अपनी हार स्वीकारी कि पंचायत चुनाव में हार हुई, इसकी मुझे बहुत खुशी है। जी गीत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि यहाँ पर भाजपा के पास एक ये भी मुश्किल है कि जो बागी हुए थे कहीं वो कांग्रेस को समर्थन ना दे दें। कई सीटें ऐसी हैं आपकी जहाँ पर जो आरक्षण है वो किसी और के लिए हुआ है और सीट आपके पास आपके जीते प्रत्याशी हैं। कुल अभी फिलहाल में बात ये यहाँ पे है कि बाड़ाबंदी के दौरान जो है, यानी कि बाड़ाबंदी की जा रही है यहाँ पर सदस्यों की, और ऐसे में कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर अभी गायब हैं, यानी कि जो यहाँ पर निर्वाचित सदस्य हैं वो यहाँ पर मध्य प्रदेश से गायब हैं और अलग अलग जगहों पर पार्टी उन्होंने भेज दिया है ताकि यहाँ पर समर्थन यहाँ से वहां ना चला जाए। वहीं इन्हें डर भी है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, तो इसी वजह से जो है दोनों ही दलों ने राज्य से इन्हें बाहर भेज दिया है। तो वहीं पूरे राज्य से, पूरे प्रदेश से जो है यहाँ पर लगभग 100 से अधिक सदस्य गायब हैं। हालांकि कई ने सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन शेयर की है, तो कई ने यहाँ पर बता दें आपको कि फिलहाल में जो है अपनी लोकेशन शेयर नहीं करी है। बता दें आपको कि आगे देखना होगा कि आखिर ये समर्थन, ये अध्यक्ष जो है कितना पार्टी को मजबूत बनाते हैं और कहाँ जो है किस दल ने जो है कितने यहाँ पर अध्यक्ष बनाता है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी बहस में मुझे इजाजत, नमस्कार।